हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्डअप हो जाए, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूं जो नीट फिजिक्स में आपकी काफी मदद करने वाली है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 पर, इसके पार्ट 2 पर, जो कि है सर्कुलर मोशन। और जो भी केस बनते हैं, जो भी नीट का सिलेबस के हिसाब से है, मैं पूरा कवर कराऊंगा। और ये टॉप क्वालिटी कंटेंट है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कोटा में, कहीं पर भी इस अगर लेक्चर्स को आप रिफर करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं फिजिक्स में। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग तरीके से आपको बताई जा रही है। कहीं से भी, कोटा से भी कम लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। यहां क्वालिटी में टॉप क्वालिटी कंटेंट है। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी बात। तो 7th चैप्टर है सर्कुलर मोशन, स्पेशली डिजाइंड फॉर नीट। और इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर ऑलरेडी कर लिया था और आज पहला पार्ट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। पहले मैंने डिसाइड किया था कि 2 ही पार्ट में ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। फिर ऐसा लगा कि अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्ट 2 में रखूंगा तो ये वीडियो की लेंथ 3 घंटे से ऊपर निकल जाएगी। वो आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है देखने के लिए। तो मैंने इसको तीसरे पार्ट में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को तीसरे पार्ट में कर दिया। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, कोनिकल पेंडुलम, डेथ वल, रोटर और भी कई चीज आपने देखा होगा। ये सब पढ़ा होगा कि जब कार बेंड सर्कुलर मोशन में जाती है, टर्न लेती है, तो कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिस्ट बेंड करता है तो क्या होता है, इस तरह की बातें सारी डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का ये कहना रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ अगर उनको मिल जाए तो पढ़ने में काफी सहूलियत हो जाती है। तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर मैं इसके पीडीएफ को अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको पढ़ाई में सहूलियत होगी। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मटेरियल्स कुछ चाहते हैं जो नीट के लिए काफी सपोर्टिव हो, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसको डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन चेक कीजिए। वहां आपको नीट में सिलेक्शन कराने के लिए कई स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप वो लेकर अरविंद एकेडमी डाउनलोड कर स्टोर सेक्शन में जाकर वो लेकर अपनी नीट की प्रिपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक है, जैसा आपने देखा था, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जब भी हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो फोर्स का कंसिडरेशन आ जाता है। पहले लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था, जहां केवल उसके पैरामीटर्स देखे थे विदाउट लुकिंग इनटू द फोर्स। ठीक है, तो आज हम लोग फोर्स को इंक्लूड कर लेंगे, उस अप्रोच से सारी चीजों को पढ़ने और समझने की प्रयास करेंगे। तो ये डायनेमिक्स हो गया इसका। आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, और यहां मैं अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जिक्र कर दूं, ये कैसा मोशन है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ये जानते हैं कि बॉडी का स्पीड पूरे सर्किल पर एक जैसा रहता है। अगर 2 मीटर पर सेकंड यहां है तो यहां भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन वेलोसिटी बदलती रहती है, मतलब क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं बात करूं कोई वेलोसिटी, इस तरह से वेलोसिटी बनी हुई है, स्पीड सब जगह सेम है, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो रेडियली डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर रहता है। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या काम करता है? ये इस पार्टिकल के डायरेक्शन को बदलने का काम करता है, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करेगा? इस पार्टिकल को मोड़ता रहेगा, यानी इसके डायरेक्शन को बदलता रहेगा। हमने न्यूटन्स के लॉ में देखा था कि कोई भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन भी तभी चेंज करता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो ये तो भाई साहब सीधे जा रहे थे ना, ये मुड़ गए,
ये पार्टिकल मुड़ के यहां आ जाएगा, तो डायरेक्शन बदला, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर है जो कि सेंटीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है इसकी भी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। आप जानते हैं, ये पढ़ा है कि अगर मैं बात करूं तो सेंटीपिटल फोर्स को आप लिखते हैं, एफसी भी लिख सकते हैं इसको, mv² अपॉन r। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी आप लिखते हैं। अगर मैं v की इस v की जगह आर ओमेगा पुट कर दूं तो एफसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से स्क्वायर काट दोगे तो एफसी की वैल्यू होगी mr ओमेगा स्क्वायर। कहीं पर लिखा होगा ये देखिए mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी सेंटीपिटल फोर्स को इसके और इसके टर्म में भी पकड़ के रखेंगे। वेक्टोरली बात की जाए तो -mv² बाई r वेक्टर r, ये रेडियल वेक्टर है, तो रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन तो बेटा यहां से इस तरफ होता है, ये r वेक्टर की बात कर रहा हूं, और फोर्स हमारा इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स, इसलिए ये माइनस साइन लिखा जाता है वेक्टोरली, जो बहुत ही आसान है समझना, आप समझ भी गए होंगे, -m ओमेगा स्क्वायर और वेक्टर r। तो ये सेंटीपिटल फोर्स को mv² बाई r और mr ओमेगा स्क्वायर से हम पकड़ेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन रहेगा रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये सेंटीपिटल फोर्स हो गया। आगे का जिक्र करते हैं कि भाई सेंटीपिटल फोर्स अलग अलग कंडीशंस में कैसे दिखता है या लगता किधर है। ठीक है, बहुत आसान बात है, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आए इसलिए। जैसे सेंटीपिटल फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को कौन मोड़ेगा, तो मोड़ने का काम सेंटीपिटल फोर्स करेगा। तो कहीं पर भी अगर सर्कुलर मोशन है तो वहां पर सेंटीपिटल फोर्स होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कर ही नहीं पाएगा सर्कुलर मोशन। तो यहां पर लिखा है पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड वर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। कोई आपने रस्सी में स्टोन बांध दिया और ऐसे घुमाने लगे हॉरिजॉन्टली, तो जब आप हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाने का मतलब ऐसे है, आप ऐसे समझेंगे तो कोनिकल बन जाएगा, ऐसे घुमा दिया आपने तो रस्सी आप समझ रहे ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे रस्सी, ये हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो ये रस्सी को आपने पकड़ रखा है, ये स्टोन है, तो इसको घुमाने के लिए सेंटीपिटल फोर्स जो लगेगा वो इसकी टेंशन के पॉइंट में लगेगा। ये बॉडी है, मैं बी लिख देता हूं, आप समझ पाए होंगे ये कैसे मोशन कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन कर रही है, तो टेंशन इधर लग जाएगा। टेंशन के फॉर्म में सेंटीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा है व्हाइल टेकिंग टर्न ऑन ए लेवल रोड। अब आप जब भी टर्न लेते हैं ना, लेवल रोड का मतलब है प्लेन रोड, जहां सर्कुलर आर्क, थोड़ी सी टर्निंग जो करते हैं आप, मान लीजिए ऐसे रोड है और आप यहां टर्न कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो उस दिशा में आप एक सर्कुलर पाथ का एक आर्क लगभग तय करते हैं। तो यहां भी आपको मुड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स, वरना मुड़ नहीं पाएंगे। तो मुड़ने में आप देखेंगे, इसका हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। नॉर्मली हम बात करें तो अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है तो आपका जो टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन फोर्स आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। और भी चीजें देखेंगे जो आने वाले इसी लेक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा कि और कैसे हम जो टर्निंग है उसको सेफ बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो व्हीकल ऑन ए स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हैं तो आप उछला अगर स्पीड ब्रेकर पे, तो सर्कुलर पाथ है, वहां भी आपका क्या हो गया, जो वेट है, वेट या वेट का कंपोनेंट, वो सेंटीपिटल फोर्स देता है, जिससे गाड़ी जब अब स्पीड ब्रेकर पे जाती है तो ऐसे चली जाती। तो ये सर्कुलर पाथ है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि या तो वेट काम कर रहा है या वेट का कंपोनेंट। अगला, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। आप जानते हैं अगर ये सूरज देवता हैं और अर्थ, यहां इनका ये तो बड़े होते हैं, तो अर्थ अगर इनका चक्कर लगा रही है तो चक्कर क्यों लगा रही है, क्योंकि दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो क्लास 9th में और 11th में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो भी क्यों लगा रहा है? क्योंकि इसके बीच में कूलम्बियन फोर्स है, प्लस और माइनस के बीच में कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, जो सेंटीपीटल फोर्स ऑफर कर रहा है, और इसकी वजह से ये चक्कर आपके लग पा रहे हैं। ए चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये भी केस देखेंगे जो कि सर्कुलर मोशन कराने में अपना योगदान देता है। कुल मिला के आप ये पकड़ के रखिए कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सेंटीपीटल फोर्स के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वही मोड़ेगा उसको। तो जब मुड़ेगा तभी तो सर्किल बनाएगा। तो आगे चलते हैं, सारी बड़े हम लोग केसेस देखेंगे इसमें। और ये हम लोग, अच्छा, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके बारे में पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कि यहां पर अगर स्पीड आपकी 2 है तो सपोज करिए स्पीड यहां बदल गई, आपकी 3 हो गई, यहां पे कहीं 5 हो गई, कुछ भी हो सकती, मदद बदल रही है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। तो ऐसे मोशन को, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक रस्सी में स्टोन बांध लीजिए और हॉरिजॉन्टली ना घुमाइए, वर्टिकली घुमाने लगिए। ये भी हम लोग इसी को बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो हम लोग इसके अगले लेक्चर में उसके निटी ग्रिटीज डिस्कस करने वाले हैं। बात पकड़ में आ गई होगी। तो यहां पर देखिए, ये जब मैं इसको पकड़ लेता हूं, ये जो वेलोसिटी है यहां पर इस समय इस पर 2 तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं, या 2 कंपोनेंट होते हैं नेट एक्सेलरेशन के। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। एक लगता है यहां पर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, जो इस डायरेक्शन में हो सकता है, या अगर स्पीड कम हो रही है तो वह पीछे हो सकता है, और दूसरा हो जाता है ए रेडियल या सेंटीपीटल, जो भी बोल दे। तो 2 कंपोनेंट लगते हैं, इनका नेट कंपोनेंट कहीं ए इधर आता है, विच इज ए नेट। आप समझ पाए? अगर नॉन यूनिफॉर्म, ये किस केस की बातचीत की जा रही है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब कुछ बढ़िया से। और अगर हमारा सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म, तो केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसके अंदर केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, जो कि ए रेडियल, नॉर्मल या सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ओनली वन। बट हियर ए नेट किसी डायरेक्शन में होता है, उसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो ये बात भी हम पकड़ के रखेंगे। तो इसी बात को देखते हुए देखिए, जो ए रेडियल है या सेंटीपीटल भी उसको बोलते हैं, रेडियल, नॉर्मल, सेंटीपीटल, ऐसे। तो सेंटीपीटल फोर्स क्या लगा? ये जो ए रेडियल लग रहा था उस डायरेक्शन में m इंटू ए, बस। तो ये रहा, मैं कलर बदलना चाहूंगा। ये देखिए सेंटीपीटल एक्सेलरेशन यानी इस दिशा में जो लग रहा है वो एफसी है, m इंटू ए सी, मास इंटू एक्सेलरेशन इन द, मतलब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन वो होता है mv, ये होता है v स्क्वायर बाई आर, तो mv स्क्वायर बाई आर हो गया, या एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात आई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर या इधर, डिपेंडिंग ऑन दी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ft क्या रहा? m इंटू ए टी, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बात खत्म। अब इसका नेट कैसे निकालोगे? आप जान रहे हो कि इनके बीच में एंगल बना है 90 डिग्री, तो ए नेट निकालने के लिए वेक्टोरली जोड़ दीजिए, यानी m इंटू ए का मतलब ए नेट है, तो m हो गया अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब जो इस डायरेक्शन में ये लग रहा होगा, एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर लग रहा होगा। आप ये मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। ये नेट फोर्स यहां पर आ गया, बढ़िया। अब इसमें ये भी बात कही गई है पॉइंट नंबर 2 में कि अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन कर रही है और एकदम से रुक जाती है, तो ये जो बॉडी है
और उस पर रेडियल एक्सेलरेशन है तो वो रेडियस की तरफ होते हुए सेंटर की तरफ आने की कोशिश करती है। अगर उस पर रेडियल एक्सेलरेशन मौजूद है तो, और बॉडी स्टैंड स्टिल कर गई है, रुक गई है झटके से, और अगर उस पर रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, अगर किसी बॉडी पर रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो वो बॉडी मान लो रस्सी थी टूट गई, तो ये बॉडी किधर निकल जाएगी, टेंजेंशियली आगे चली जाएगी जब हमारा रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। हमने जाना है कि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मोड़ने का काम करता है, तो जब वो निपट गया तो मोड़ेगा कौन, सीधे निकल जाएगा आदमी, खत्म हो गई बात। ठीक, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। In the absence of radial acceleration, body will move tangentially। ठीक, और अगर ये चलते चलते एकदम से रुक जाती है, रेडियल एक्सेलरेशन है, तो वो किधर जाने की कोशिश करेगी, सेंटर की तरफ रेडियली। बहुत बढ़िया, आगे बात देखते हैं। द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो वर्क डन होता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा शून्य होता है। उसका कारण क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो होता है इधर टेंजेंशियली और एक्सेलरेशन लग रहा है रेडियली, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता, फोर्स हो गया रेडियली, डिस्प्लेसमेंट हो गया 90 डिग्री पर, तो इससे हमेशा सेंटीपिटल फोर्स जो काम करेगा बेटा वो शून्य होगा, जैसा यहां पर लिखा भी हुआ है। और इसी को और थोड़ा गहराई से पकड़ते हैं तो लिखते हैं फर्दर बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने देखा था कि वर्क डन यहां पर शून्य था, अभी देखा था ना कि सेंटीपिटल फोर्स कितना काम कर रहा है, शून्य, तो यहां पर डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ही कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये भी समझ, इसका मतलब क्या है, बहुत ही आसान सी बात है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि कहीं पर भी आप जाएंगे तो हाफ mv² ही उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बदलती नहीं, तो स्पीड नहीं बदलती तो काइनेटिक एनर्जी काहे बदलेगी, हाफ mv² तो हर जगह सेम ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया। अब पावर निकालो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना पावर कर रहा है, तो वर्क डन अपॉन टाइम शून्य आ जाएगा। पावर FC इंटू वी, FC का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, शून्य हो गया। ले देखे, अब जो टेंजेंशियल, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस समय तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, दो। तो ये जो टेंजेंशियल वाला ये वर्क डन करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है। तो FTS यानी FTS cos 0, तो FTS हो जाएगा हमारा क्या, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, जो उसका कंपोनेंट बना है। बढ़िया है। अब कुछ एक छोटे मोटे सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे पूरी चीज कवर कर सके। तो यहां लिखा है बॉल ऑफ मास 0.25 किलोग्राम अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी है, 1.96 मीटर, इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में है तो ये बड़े आराम से हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हॉरिजॉन्टल सर्किल का मतलब आप समझ जाइए, एक ही स्पीड से अगर आप घुमा रहे हैं तो ये O है, ये बॉडी थी, स्टोन था, जो भी बोल लीजिए, टेंशन ऐसे क्रिएट हो जाएगा, यही सेंटीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा। द स्ट्रिंग विल ब्रेक, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी इफ टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। इस टेंशन या सेंटीपिटल फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा आप नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे mv²/r, वैसे वैसे टेंशन या सेंटीपिटल फोर्स बढ़ेगा। तो mv²/r की जो वैल्यू है वो 25 न्यूटन या उससे बराबर या कम होनी चाहिए। तो यहां से हम ये हम जानते थे ना सेंटीपिटल फोर्स की कहानी, और यही वैल्यू जो फोर्स है जो कि टेंशन के बराबर है, ये हमारा 25 न्यूटन से कम होना चाहिए, वरना टूट जाएगी रस्सी। तो FC की वैल्यू हो गई mv²/r लेस देन 25 न्यूटन। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते हैं FC बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, और ज्यादा वेलोसिटी पर रस्सी टूट जाएगी। बढ़िया। द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसी से निकाल लेते हैं, with which the ball can be rotated। बहुत अच्छी बात है। तो v² को क्या लिख देते हैं, 25 इंटू r/m, और इसकी वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, यही डालते हैं थोड़ा ना,
25 लिख दीजिए। आर कितनी थी, रेडियस गिवन था 1.96 मीटर, और मास था इसका बेटा 0.25 किलोग्राम। इसको काटो पीटोगे, ये वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 196। तो v कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ये व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये क्या है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर आप दे देंगे, कस के और घुमा देंगे ये जो वेलोसिटी v है, तो ये रस्सी जाएगी टूट, क्योंकि यहां पर टेंशन 25 न्यूटन से ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। सेंटीपिटल फोर्स तो वही ऑफर कर रहा है ना, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे सवाल देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाता है, कहीं आपको परेशानी नहीं फील करनी होगी, और एक एक करके सारी चीज हम समझते चलेंगे। चलिए अगली बात देखते हैं। ए स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर ए लोड ऑफ 4.8 किलोग्राम। तो एक स्ट्रिंग जो होती है, अगर लोड 4.8 किलोग्राम दे तो वहां पर उसके बाद टूट जाएगी। ए मास ऑफ 0.5 किलोग्राम इज अटैच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड इट इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। फिर वही कहानी है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में आप रोटेट कर रहे हैं इसको, ऐसे सर्किल हॉरिजॉन्टल सर्किल है। फिर टेंशन की बात समझ चुके हैं आप, ये बी बॉडी ले लेते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, अब थोड़ी तिकड़म है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कितने चक्कर हम इसको घुमा सकते हैं एक मिनट में। दैट द मास कैन मेक विदाउट ब्रेकिंग, यानी ये रस्सी ना टूटे और हम W मतलब कितना रिवोल्यूशन पर मिनट कर पाएंगे। तो देखिए यहां बड़ी आसानी से बात समझ गए, बिल्कुल नहीं घबराना है। mv स्क्वायर बाई आर था, और इसका एक फॉर्मूला और था। क्या फॉर्मूला था, mr ओमेगा स्क्वायर, और हम ये जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n। ये क्या है, नंबर फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड एसआई सिस्टम में। बस इसी का हम फायदा उठा लेंगे। एसआई सिस्टम में बात करें तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड है, इसी से n निकल आएगा। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं खेल। तो f रहा mr ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह 2 पाई n रख दीजिए, तो mr 2 पाई n का होल स्क्वायर। तो यहां से n स्क्वायर कितना आ गया, f रहा, और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, और क्या रहा, mr रहा। वैल्यू रख देनी चाहिए, काम बन जाएगा। f कितना है, सेंटीपिटल 4.8 किलोग्राम तक झेल सकता है टेंशन, वही तो सेंटीपिटल फोर्स है। 4.8 इंटू 9.8, ये केजी लिखा है, तो इसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे वेट एक फोर्स होता है तो mg, तो ये केवल kg है, तो इस पे mg से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, तब ये आपका काम बनेगा। और नीचे 4 हो गया इंटू 3.14 का स्क्वायर, फिर रहा मास, तो ए मास ऑफ 0.5 किलोग्राम, ये 0.5 किलोग्राम इधर आ गया, और r की वैल्यू थी 2 मीटर लंबा, ये आपने कैलकुलेट कर मारा, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, दिस इज 1.215। तो यहां से n निकालोगे तो रूट लिखोगे 1.215, विच इज 1.102 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आरपीएस। और पर मिनट हमको निकालना है, ये तो 1 सेकंड में है, तो n की वैल्यू को 1.102 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 66.13 आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट। बस हो गया। तो ऐसे सब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, लॉजिक क्लियर रखिए बड़े प्रेम से, एक एक चीज क्लियर होने वाली है। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में हर चीज आप पकड़ सके। खैर, इसको नोट कर लें आप, फिर एक कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या कहानी रहती है, ये कहानी रहती है जब हम नॉन इनर्शियल, ये सूडो फोर्स है,
इमेजिनरी या सूडो फोर्स है। और आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा चुका हूं कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं तो उस समय हमें न्यूटन्स के लॉ लगाने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है जिस दिशा में एक्सेलरेशन है बॉडी का उसकी विपरीत दिशा में। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप ये जो बॉडी है यहां पर, यहीं पर सपोज करिए इसी पे आप खड़े हैं, इसी पे खड़े हैं, सीधा खड़ा करता तो दिखता है ना, ऐसे खड़े हैं। अब ये जब बॉडी घूम रही है तो आप भी घूम रहे हैं, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए ना, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो जो सर्कुलर मोशन होता है वो तो एक्सीलरेटेड मोशन है। तो जब आप इसी के ऊपर खड़े हैं तो आप एक्सीलरेटेड मोशन में यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। तो आप, और इस पे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन अंदर लगता है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट यानी बाहर की तरफ। ये बात पकड़िएगा जब भी हम, और इस तरीके से कई सवाल आज के, क्योंकि आप कार में बैठे हैं तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही हैं, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेफरेंस लेते हुए जब सवाल करते हैं तो काफी आसान लगता है, क्योंकि इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो आप समझ पाए होंगे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और कितना लगता है, मास इनटू जो इसका रियल एक्सेलरेशन है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, तो यहां बाहर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो mv स्क्वायर अपॉन आर होगा, या आप इसको बोलेंगे mr स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो सेंटीपिटल फोर्स था उसी का अपोजिट, उसी वैल्यू के बराबर और बाहर की तरफ। जब आप इस पे खड़े हैं तब ये सूडो फोर्स है, तब कंसीडर करेंगे। धरती पर खड़े हो जाएंगे इनर्शियल फ्रेम में तो सूडो फोर्स को नहीं लेते हैं पिक्चर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अगर सीक्वेंस में लेक्चर देखेंगे तो इसे बहुत आसान लगेगा। मैंने आज भी थोड़ा अंदाजा दिया जैसे बात को आप पकड़ सके। तो बस इतनी बात समझनी थी जो यहां पे लिखी है, देखिए mv स्क्वायर बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर या mv ओमेगा, ये सब एक ही बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहां पर देखिए इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये, इसमें माइनस साइन नहीं आया क्योंकि इसका डायरेक्शन, ये जो रेडियल वेक्टर है, ये रेडियल वेक्टर किधर से होता है, ओ से, इसकी, दिस इज द रेडियल वेक्टर, इसी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए पॉजिटिव साइन है। आर कैप किस लिए होता है, डायरेक्शन देने के लिए। तो आर का डायरेक्शन इधर, तो आर कैप का भी डायरेक्शन इधर ही, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, बस इतना ही फर्क। तो ये बात आप पकड़ ले गए, और मैंने कोशिश की कि आप जानकारी ले पाए। ये यहां पर लिखा है, इन एन इनर्शियल फ्रेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, जैसे जमीन पे खड़े हो जाएं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जब होता है तो सूडो फोर्स लगता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या, इसी के ऊपर बैठ गए आप, बॉडी के ऊपर, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। कार चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि आप बैठे हैं उस पर और एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे हैं। तो आज में कई सवालों में या कई कॉन्सेप्ट में अगर आप सूडो फोर्स को ले लेते हैं कंसिडरेशन में तो आपको बहुत आसानी लगने लगती है सिचुएशन समझने में। ठीक, देखेंगे अभी हम लोग। आइए अगला एक न्यूमेरिकल और है जिससे कि आपका एक बिल्डअप हो जाए सिचुएशन। एक ग्रामोफोन डिस्क रोटेट्स एट 60 आरपीएम रिवोल्यूशंस पर मिनट if coin of mass 18 gram is placed at a distance of 8 centimeter from the center, determine the centrifugal force on the coin। तो देखिए एक डिस्क है, बहुत सुंदर तो ना बनेगी अपने से, लेकिन ये डिस्क है और कुछ ऐसे रोटेशन सपोज करिए, ये रोटेशन आप करा रहे हैं। एक सिक्का रखा हुआ है कॉइन, और वो रखा है यहां से यहां कहीं कॉइन रखा हुआ है, ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर और तो कुछ दिया नहीं है, और इसके रिवोल्यूशंस की स्पीड दी है एन समझ लो 60 आरपीएम रिवोल्यूशंस पर मिनट, और तो कुछ है नहीं। अच्छा मास है, इसका जो मास है वो है, मैं छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कितना लिख पाता हूं, 18 ग्राम। अब पूछा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा। हम जानते हैं जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू होगी mv स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ गए। बस हम लोग फटाफट सवाल को निपटा देंगे। अब कैसे निपटाएंगे, देखिए ओमेगा पहले निकाल लेते हैं जो कि 2 पाई n के बराबर होता है।
तो यहां पर एन दिया था 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई रखा, और एन को अगर मैं सेकंड्स में ले लूं, इसी को 1 मिनट में है तो 1 सेकंड में कितना है, 60 से डिवाइड कर दो, तो एन इज इक्वल टू 60/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड, है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसको लिख देते हैं 60/60, ये दोनों गया कट, वैल्यू आ गई 2 पाई रेडियन पर सेकंड या रिवोल्यूशंस पर सेकंड, मामला एक ही है, 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड, दोनों भाषा एक ही है, ऐसे समझते रहिएगा। अब यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू mR²। वैल्यू रख देते हैं, मास कितना था, 18 ग्राम, 18 ग्राम। तो अभी हम डाइन में निकालते हैं, फिर 18 ग्राम में चेंज कर देंगे हम लोग। तो 18 ग्राम, या आप चाहें तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए, ठीक, ग्राम को किलोग्राम में। 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर 8 × 10⁻², ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.06 न्यूटन आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी लॉजिक मैंने पूरा क्लियर कर दिया है जिससे आप समझ पावें। तो बड़े आसान से सवाल हैं, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं 100% गारंटी देता हूं कि इन वीडियो को अगर आप देख के नोट्स बनाते हैं तो कहीं पढ़ रहे हो आप, कोटा में हो, कहीं हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, इतना इजी एक्सप्लेनेशन और सुपर क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको बहुत शानदार तरीके से समझने का मौका मिलेगा, और सीक्वेंस में पूरा नीट का फिजिक्स आपके सामने आएगा। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं कुछ डेली एग्जांपल्स पर जो हमारे सामने खड़े रहते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्टेनिंग सेंटीपिटल फोर्स इन डेली लाइफ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटीपिटल फोर्स हमारे डेली लाइफ में हमको मिलेंगे। तो वो क्या है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं जिसकी जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि जो व्हीकल्स हैं, जो हमारी व्हीकल्स हैं, चाहे वो कार हो चाहे साइकिल हो, 2 व्हीलर का मतलब साइकिल स्कूटी सबके लिए एक जैसी बात, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ये चीजें जब रोड पर मुड़ती हैं, टर्न लेती हैं, तो टर्न लेते वक्त इनको चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। अगर सेंटीपिटल फोर्स ना रहा तो ये मुड़ सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, और नहीं कर पाएंगी तो मुड़ेंगी कैसे। अब ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैसे कैसे मिल सकता है, तो अभी हम लोगों ने इसी लेक्चर की शुरुआत में देखा था। एक तो तरीका है कि उसके टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, वहां से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमको मिल जाए, या सेंटीपिटल फोर्स हमको मिल जाए, बढ़िया। अब क्या होता है कि वो बड़ा रिलायबल मेथड नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, कोई किसी का आप देखते हैं ट्रक व्रक जाते हैं, उनका कुछ तेल वेल निकलता रहता, वो पड़ गया, तो उस समय फ्रिक्शन जाएगा घट, और केवल फ्रिक्शन पे डिपेंड करेंगे तो आप मुड़ नहीं पाएंगे, लड़ जाएगी जो स्कूटी है या कार है, कहीं और घुस जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स उतना ऑफर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम दूसरा मेथड भी यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि रोड को किनारे से उठा देते हैं। क्या मतलब है, थोड़ी जानकारी दे दूं जैसे मजा आए आपको। रोड मान लीजिए ऐसे प्लेन है, भाई ये रोड जा रही, ऐसे ही रोड जा रही है आपकी तरफ, तो हम क्या करते हैं, इनर वाले को यही रखते हैं, आउटर सरफेस को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। ये देखिए रोड थोड़ी तिरछी कर दी, ऐसे नहीं करेंगे इतना ज्यादा, थोड़ा सा कर देते हैं, इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वही ये इनर वाला हिस्सा वही, आउटर वाला थोड़ा हमने देखिए उठा दिया, पहले ऐसे था अब इसको उठा दिया, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसको करके हम सेंटीपिटल फोर्स को लेने की कोशिश करते हैं और मिलता है। अब तीसरा मेथड क्या है कि साहब ये बैंकिंग भी कर दी और टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन भी मिल रहा है, तो दोनों की वजह से सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है, वो और अच्छी बात है। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो होता ही होता है। बैंकिंग कर देने के बाद हम देखते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स हमको फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों की वजह से दिखता है। अब इस जो 3 आपके पास सिचुएशंस आई हैं डिफरेंट, उन तीनों सिचुएशंस को अलग अलग हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप मुद्दा समझ गए कि मुद्दा क्या है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं
और पहली बात देखते हैं कि फ्रिक्शन जो केवल प्लेन रोड है, रोड ऐसे टर्न कर रही प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे बोल दीजिए, वहां पर केवल फ्रिक्शन की वजह से आपको सेंटीपीटल फोर्स लेना है या मिलना है। तो कुछ नहीं, बड़े आसानी से बात की जा सकती है और मैं समझाता हूं, लेकिन इसकी थोड़ी तिकड़म होती है, वो ज्यादा बेहतर क्लैरिटी देता, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी मैं वही मेथड ले रहा हूं जो आपको सरल लगे। तो यहां पर जैसे आप सब, मैं यही गोला यही बना देता हूं, ये जो बना है ठीक है। ऐसे सर, ऐसे मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हैं, इतना टुकड़ा कॉर्नर टर्न करने के लिए मिल गया, पूरा सर्किल थोड़ी मिलता हो, तो एक पार्ट होता है सर्किल का। अब यहां पर कोई बच्चों कोई रोड वो है, कार है सपोज करिए, वो कार को मैं ऐसे दिखा देता हूं, अभी बाद में हम लोग इसमें विश्लेषण करेंगे। अब आपको ये कार मुड़ेगी कब? जब इसको सेंटीपीटल फोर्स ऑफर होगा। तो अगर मैं इस कार के अंदर बैठा हूं तो मेरे को क्या क्या फोर्स मेरे एक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली? यहां पर देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफर होगा mv²/r। अब मैं इसके अंदर बैठा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ऐसे करने में ज्यादा सरल लगता है। और इधर कौन सा, क्योंकि mv²/r इधर लग रहा है, तो इस कार को उधर फेंकना या स्किड कराना चाहेगा, फिसलाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स खटाक से लग जाएगा अंदर की तरफ। यही तो, बाकी मास वास mg नीचे लग रहा है, वेट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वो सारी बात बहुत बढ़िया है। तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन भी जो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो वैसे ही लगता है, तो नॉर्मल, ये कार चल रही है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो मैं यहां एन की फोटो नहीं बना रहा हूं, जैसे कंफ्यूज ना करें आप। अब इसी, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो गया तो हमारा काम हो गया, हम मोड़ पाएंगे। और फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफएल होती है, वो अगर कम पड़ गई इससे, तो हम फिर घूम नहीं पाएंगे। तो यहां पर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया जाता है, जो वैल्यू होती है, इसी को देख लेते हैं, एफएल म्यू इंटू एन, हमने पढ़ी है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन जहां तक जा सकता है। तो एफएल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन क्या है? mg, क्योंकि समतल रोड पर है। अब ये जो म्यू mg है, यही वैल्यू हमारी mv²r के mv²/r, इससे हमारा फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। ये अगली स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिए, तो यहां पर जो मैंने आपको दिखाया है कि जो mv²/r है, यहां पे लिख देता हूं, दिमाग पकड़ेगा, mv²/r जो सेंटीपीटल, जो हमारा इस दशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मेरी भाषा के अनुसार, कहां गया भाई, ये सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटीपीटल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि हम यहां बैठे हुए, ध्यान रखना, ये फोर्स इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, होगा तो आपको कहीं और पहुंचा देगा। तो यहां पर mv²/r की वैल्यू fl से छोटी होनी चाहिए या बराबर, काम तभी बनेगा। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए mv²/r, और fl का मतलब होता है म्यू, नॉर्मल रिएक्शन यानी mg। m से m आपने काट दिया, और v मैक्स कितना निकल आया? लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg, ये वैल्यू निकल आई। तो मैक्सिमम क्या रही? v मैक्स रही अंडर रूट म्यू rg। ये फॉर्मूले के तौर पर आप याद कर लें, और बाकी लॉजिक तो आप समझे ही हुए हैं। यानी कितना मैक्सिमम स्पीड आप घूमते वक्त कर सकते हैं, अंडर रूट म्यू rg। इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो फेंका जाएंगे आप घूम नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अभी इसमें जैसे मैंने बोला, ये मैंने सिंपल चीज ली है क्योंकि हम केवल बात कर रहे हैं स्किडिंग की। अभी आगे हम देखेंगे गाड़ियां पलटती भी, टॉपलिंग ऑफ ए कार, तो उसमें थोड़ा हम टायरों की बात भी करने वाले हैं, यहां उसके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहां मैं लगा नहीं रहा हूं, वहीं दिखाऊंगा, वरना आप सोचेंगे कितना कॉम्प्लेक्स सर कर दे रहे हैं, और किताब में तो बहुत सरल है। तो मैं अभी वही अप्रोच ले रहा हूं जो आपको सरल लगे, जहां मजबूरी होगी वहां फिर उस चीज को लिया जाएगा। तो आप ये समझ पाए यहां पर, बढ़िया। अब यहां पर देखिए लिखा भी है नोट, कि यहां पर हमने देखा क्या कि इफ द स्पीड ऑफ द कार इज टू हाई, अगर हम स्पीड ज्यादा कर देंगे तो सेंटीपीटल फोर्स हमारा क्या होगा? ज्यादा हमको चाहिए, तो ज्यादा सेंटीपीटल फोर्स फ्रिक्शन दे नहीं पा रहा है, तो कार क्या करेगी? बड़ा रेडियस पकड़ना चाहेगी। अगर v बढ़ा तो r भी बढ़ा, तो ये बैलेंस हो जाएगा।
आप समझ पा रहे हैं? अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो और ये फ्रिक्शन फोर्स ऑफर नहीं कर पाया उतना, तो ये आप ऐसे चक्कर लगाने के मूड में आ जाएंगे, बड़ा सर्किल, रेडियस विल बी हायर, और उस समय खतरा भी रहेगा क्योंकि रोड तो वहां मिलेगी नहीं आपको। रोड तो हर जगह नहीं है, उसका एक जो भी 3 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, जितनी भी चौड़ी रोड आपके सामने मिलेगी, उसके बाहर चले गए तो खेत खलियान या कहीं और भिड़ जाएंगे। तो खैर ये बात आप समझ पाए होंगे आसानी से। अभी इसका जो कलाकारी है वो हम लोग टॉपलिंग ऑफ ए कार में देखेंगे सब, मजा आएगा बहुत। तो चलिए आगे, क्वेश्चन है बहुत ही पिद्दिकड़ी क्वेश्चन। तो डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन टर्न अराउंड ए कर्व ऑफ 30 meter radius on a level road if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4। हम यहां बड़े प्यार से जाते थे, ज्यादा कुछ ना समझते हुए। V max की वैल्यू थी म्यू आर जी, तो यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.4, रेडियस किया था 30 मीटर, जी करीबन ले लो 10, इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ जाएगा। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपने लगाई बड़ा सर्किल, कहीं और निकलेंगे फिर आप। खैर इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था। चलते हैं अगले कदम पर। आइए अब यहां पर देखिए, ए साइकिलिस्ट स्पीडिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में भी चेंज करना होगा, कर ही लेते हैं ना। तो v की वैल्यू है 4.5 किलोमीटर पर आवर, और जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 4.5 इंटू 5/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/4 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। बढ़िया। ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, आर यहां पर दे रखी है बेटा 3 मीटर। विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.1, म्यू की वैल्यू है 0.1। विल द साइकिलिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, एक बार स्पीड रखी है 4.5 जिसकी कहानी हम लोग कर चुके, इसको v1 कह देते हैं, और या चलो कोई नहीं, और दूसरे वाले को स्पीड रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज कर लीजिए 5/18, तो वैल्यू आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही प्यार से सवाल को अंजाम देंगे। जैसे हम पहला पार्ट ले लेते हैं, या वी मैक्स ले लेते हैं पहले, भाई कितनी वेलोसिटी ये झेल पाएंगे, इससे ज्यादा की तो गड़बड़ हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.1, आर कितना है 3 मीटर, जी होता है 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.72 मीटर पर सेकेंड। अब पहले वाले केस में जब आप वेलोसिटी 4.5 किलोमीटर पर आवर है, यानी v1 की वेलोसिटी है 5/4 मीटर पर सेकेंड। 5/4 का मतलब है 1.25 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी v मैक्स से कम है, दिस इज लेस देन v मैक्स, क्योंकि v मैक्स कितनी थी 1.72। तो यहां पर स्लिपिंग नहीं होगी, स्किडिंग स्लिपिंग जो भी बोलते हैं वो नहीं होगी, तो ही विल नॉट स्लिप, क्योंकि v मैक्सिमम तक तो जा ही सकता है। लेकिन दूसरी कहानी में देखिए v2 की वैल्यू है बेटा 5/2, इसका मतलब है 2.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज ग्रेटर देन v मैक्स। आप समझ पा रहे होंगे, जो कि 1.72 था, तो यहां पर इससे ज्यादा वेलोसिटी v मैक्स से भी ज्यादा करती है, तो क्या करेंगे आप स्किड कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, तो ही विल स्लिप या ही विल स्किड। तो इस तरह से आपने दोनों की चर्चाएं कर ली और इसको आप नोट करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और कहानी करते हैं, बहुत आसान है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे, एक फ्रिक्शन वाली बात कंप्लीट हो गई, अब बैंकिंग ऑफ रोड पे चलेंगे, जो मैंने आपको बताया था बात। तो अगले मटेरियल पे आते हैं, जो है बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड। तो बैंक्ड रोड आपको बताया था अभी कि ये था, और हमने ऐसे उठा दिया, यहां पर कार ऐसे चलेगी। तो ये जो कार बनी हुई है, इस कार को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है,
मैं एक अलग से फोटो बनाता हूं, इसको छोड़ो। तो मैं, ये देखिए बैंक रोड है और मैं यहां कार के पहियों को ऐसे, ये पहिया बना रहा हूं, समझ लीजिए ऐसे कार जा रही है, पहिए हैं कार के, बाकी और ढांचा भी होगा जो मैं बना नहीं रहा हूं। और कार कैसे मुड़ रही है, ऐसे चल रही है आगे, तभी तो सर्कुलर टर्न लेगी। ये थीटा ले लेते हैं एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन का है। अब इस दिशा में इस पे फोर्सेस देखिए कौन कौन से लगने वाले हैं। एक तो देखिए, इस एरो को हटाते नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इससे भिड़ जाएगा, तो मैं इसको, हटो भैया, ये इस तरीके से घूम रही थी। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो इस प्लेन के नॉर्मल लगता है। तो कौन सा कलर मैंने ले रखा है आपको दिखे अच्छा, इस चक्कर में हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के और इसके परपेंडिकुलर। और इसका जो ये जो एंगल वर्टिकल से रहेगा, देखिए दिस एंगल इज अगेन थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। कैसे थीटा आप जानते ही हैं, जब आप mg नीचे लगाते हैं तो ये एंगल भी थीटा होता है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, थीटा थीटा थीटा। तो ये इसके हम दो कंपोनेंट ले लेंगे अभी, इसको हम कह देंगे n cos थीटा, और बेटा ये रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा। और अब देखिए यहां पर एक फोर्स लगाता हूं जो कि काम करेगा कैसा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको बना लीजिए तो आसानी लगने लगती है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कार के अंदर हम बैठे हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो वहां पर हमें कैसा महसूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो मैं यहां पर लगा देता हूं बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल, CF मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होनी होगी mv²/r। सेंटीपीटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया हम, इसी बैठ गए। इस फिगर को मैंने रिजेक्ट कर दिया है अभी आपको समझाने के लिए, बात पकड़ में आ रही होगी ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अब इस पे जब ये mv²/r इधर लगेगा तो ये कार को ऐसे स्किड कराना चाहेगा, इसके दो कंपोनेंट आप लोग, एक इधर एक इधर, तो ये इसको स्किड कराना चाहेगा। तो जब ये इधर फिसलना चाहेगी तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं, अभी तो फ्रिक्शन नहीं है तो अभी फ्रिक्शन का कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले केस में करेंगे जहां पे फ्रिक्शन भी पिक्चर में आ जाएगा। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, यहां केवल और केवल बैंकिंग ऑफ रोड है, तो ये मैंने छोड़ दिया, इसमें फ्रिक्शन नहीं लिया, केवल बैंकिंग केस था। अगले केस में दोनों का मामला ले लेंगे। अब यहां पर देखिए कितना आसान हो जाता है ये, मतलब मैं रेड, ये कलर लेता हूं व्हाइट। यहां पर देखिए ये जो n कंपोनेंट, दो कंपोनेंट लिया है, mv²/r देगा कौन, ये तो n sin थीटा ही देगा ना भाई, वो उसके बराबर होगा तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगी, वरना स्किड कर जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कौन कर रहा है, n sin थीटा। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम लेके कर रहे हैं, बड़ा आसान लगता है। और n cos थीटा बराबर हो जाएगा इस mg के। इस सिचुएशन में ये गाड़ी स्किड नहीं करेगी या ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये हो गया बराबर बातचीत। अब इन दोनों को अगर हम ये इक्वेशन 1 ले लें, ये इक्वेशन 2 ले लें और 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा, देखिए tan थीटा मिलेगा यहां, और v, ये mv²/r को mg से डिवाइड करोगे, mm कट जाएगा, v²/rg आ जाएगा। ये देखिए v²/rg आ गया। और यहां से अगर v निकालना चाहें कि हम कितनी मैक्सिमम स्पीड पकड़ सकते हैं, तो v की वैल्यू हो जाएगी, जिसे आप v max भी कह देंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो गड़बड़, √rg tan थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल वाले अप्रोच से आपको चीजें ज्यादा, क्योंकि वो फोर्स दिखने लगता है ना ये, तो आपको लगाना आसान हो जाता है। और सेंट्रीपिटल आप ग्राउंड पे खड़े होकर सोचते हैं इसको चाहिए, अप्रोच दोनों सही है एब्सोल्युटली। मुझे ये सरल लग रही है, आपको भी सरल लग रही होगी, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया। तो यहां पर जब भी बैंकिंग ऑफ रोड होगी तो मैक्सिमम स्पीड rg tan थीटा हो जाएगी। अभी फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है, तीसरे केस में हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे। वाह वाह
तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ये आप खैर हट जाता हूं, कुछ बच्चे को कलाकारी करनी हो, मतलब नोट डाउन करना हो तो प्रेम पूर्वक नोट डाउन कर सकता है। तो अगला एक न्यूमेरिकल लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए कितना आसान है ये सब। ए टर्न ऑफ रेडियस 600 मीटर आर दे रखे हैं, इज बैंक्ड फॉर ए व्हीकल, वही हो गया बैंकिंग का मतलब, और मास क्या है 200 किलोग्राम, गोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द बैंकिंग एंगल ऑफ इट्स पार्ट, थीटा निकालना है। तो ये जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई। हम जानने थे, अभी हमने पढ़ा है कि tan थीटा की वैल्यू बैंकिंग के केस में जहां फ्रिक्शन नहीं दिया है v² के बराबर होती है। v² का मतलब 50 इंटू 50 और रेडियस दे रखी थी 600 मीटर और 10 ले लो जी। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25/60, पॉइंट्स में 0.417। तो अब ये एंगल आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर ऊपर न्यूमेरिकल में कुछ दिया है इसकी वैल्यू तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वो एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 0.417, और ये करीबन कितने के बराबर होता है, 20.6 डिग्री के। तो ये आप याद थोड़ी रखेंगे, ये अगर न्यूमेरिकल में दिया है तो बढ़िया, वरना इतना लिख के छोड़ देंगे आप। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बातचीत आगे की करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा। अब हम लोग तीसरा केस लेंगे जहां पर भाई बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। सब कहानी वैसा ही है, बस फ्रिक्शन फोर्स ऑन लगा देना है। खैर कोई बात नहीं, तो इस वाली फिगर को फिर रिजेक्ट कर रहे हैं हम। और ये बेसिकली ना ये कार ऐसे होनी चाहिए, तो मैं इसको रिजेक्ट ना भी करूं, मैं करके दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। ये कार एक्चुअली इधर जानी चाहिए, तो ऐसे बननी चाहिए थी कार, ये ऐसे ऊपर जाते दिख रही है, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ भावना देती है। तो मैं इसको आपके लिए कोशिश करता हूं, जो भी फोटो बनाई थी उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये हो गया थीटा साहब। अब फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर लेना है, तो ये 2 टायर कार के ऐसे लगे हुए हैं, और अब इस पे कलाकारी कर लेते हैं। तो साहब रुक जाओ भाई, इसका जो mg है वो नीचे काम कर रहा होगा, और इस पे नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इस प्लेन के। आपने और हमने देखा था कि ये जो कंपोनेंट n का होगा, दिस एंगल विल थीटा, अभी हमने देखा है कि ये एंगल थीटा होता है वर्टिकली अपोजिट। तो ये हो गया n cos थीटा बेटा, और यहां पर हो गया ये n sin थीटा। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ पा रहे हैं। अब यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी पिक्चर में आ जाता है, कौन सा कलर लें मालूम नहीं। तो ये देखिए यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले रहे हैं जो इसको बाहर धकेलेगा। आप कार में बैठे हुए हैं, तो मैंने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया जो mv²/r से मैंने दिखा दिया। अब ये mv²/r इधर लगेगा, तो इसका ये इसको किधर ले जाना चाहेगा, उधर। तो आपको एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज F, R कह देते हैं, विच इज फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पर ये फोर्स आ गया, पिछले सवाल में ये नहीं था, तो अब इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके भी हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट ले लेंगे। इसे मैं F लिख देता हूं सिंपल भाषा के लिए, तो मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं, थोड़ा सा उछलेगा। तो ये देखिए ये जो एंगल है ना, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको नीचे बढ़ा लें ऐसे, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अगेन थीटा। अगर ये F इधर है तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर F cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक इधर आएगा जो कि होगा F sin थीटा। इस F के भी 2 कंपोनेंट हमने ले लिए। अब हम इस पे इक्वेशन लिख देंगे आराम से, देखिए बिल्कुल तबीयत से शांति पकड़ते हुए। तो हम लोग पहले इसको mv²/r जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस करने वाला बंदा कौन है, तो एक है n sin थीटा प्लस F cos थीटा
इज इक्वल टू mv²/r। ये तो पहली इक्वेशन बन गई साहब, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं प्रेम पूर्वक। ठीक, दूसरी ये वर्टिकल मोशन भी नहीं कर रही है तो ये भी बैलेंस होगा, तो n cos थीटा बैलेंस करना चाहिए mg इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा के। बहुत ही प्यार से ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। हम ये f की वैल्यू भी जानते हैं कि f तब्दील हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में, तो f विल बिकम तो म्यू इंटू n, ये हो जाएगा f, और म्यू इंटू n को जगह जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये f की वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में अगर आप डालेंगे, f की जगह सॉल्व आप कर सकते हैं। ये जो f लिखा है इसके लिए म्यू n साइन थीटा लिख देंगे, तो n क्या आ जाएगा, देखो इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं, छोटा सा है तो कर देता हूं वरना आप आसानी से इसको कर सकते हैं, प्लस म्यू n साइन थीटा, इसको इधर ले जाओगे n कॉमन ले लोगे तो n की वैल्यू हो गई mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये देखिए एक n आपका रिजल्ट आ गया है, यहां से n आपने पकड़ लिया। अब ये n की वैल्यू और f की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ये पहली इक्वेशन है ना, n की वैल्यू और ये वैल्यू, ये दो वाली वैल्यू, इसमें f है और स्मॉल f है और साथ में n की वैल्यू ये है। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, v मैक्स, ये जो v है ये v मैक्स, और वो v मैक्स कितना होगा यहीं लिख देता हूं। तो इसके बाद आपको जो v मैक्स मिलेगा इसके बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, आफ्टर कैलकुलेशन rg म्यू s प्लस टेन थीटा, बेसिकली आएगा साइन कॉस में, जब आप डिवाइड करेंगे उसको कॉस से या वगैरह से तो टेन में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू s टेन थीटा पावर हाफ। तो इस फॉर्मूले को जब फ्रिक्शन भी चालू हो और बैंकिंग ऑफ रोड भी हो तो हमें यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आरजी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब यहां पर अगर देखिए आप म्यू की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो पीछे वाला केस निकल आएगा। यहां पर अगर म्यू आप 0 पुट कर देते हैं तो जैसे पुट, मान लीजिए नो फ्रिक्शन, सपोज करिए पुट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो ये वी मैक्स कितने में बदल जाती है, देखिए यहां म्यू की वैल्यू आप 0 कर देंगे तो म्यू निपट गया, आ गया आरजी टेन थीटा और पावर हाफ, नीचे तो ये 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। ये क्या है, ये है अंडर रूट आरजी टेन थीटा, ये पुराना वाला ही तो फॉर्मूला है जो फ्रिक्शन नहीं लिया था, आरजी टेन थीटा, ये देखिए वही आ गया। तो फ्रिक्शन अगर 0 हुआ तो अंडर रूट आरजी टेन थीटा, और फ्रिक्शन अगर आपने कंसीडर किया है तो वी मैक्सिमम इस फॉर्मूले के तहत चलने वाली है। तो बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, करना भी चाहिए, और इसका फॉर्मूले को भी याद हम रखें। मैं शुरू ऊपर से दिखा देता हूं जिसे हेडिंग के साथ आप इस बात को पकड़ पाए, तो इसको नोट कर लें आप, और बहुत ही लॉजिकल वे है, और फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है क्योंकि फॉर्मूले याद करने पर तेजी से कर पाएंगे आप। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये आप यहां पर सारी चीज आसानी से समझ पाए। तो फिजिक्स में फॉर्मूले तो याद करने ही होते हैं सारे अच्छे से, और लॉजिक कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर होने चाहिए, जैसे कोई भी टर्न ट्विस्ट आए तो आप संभाल पाए उसको। तो यहां पर देखिए इस स्लाइड में जो था मैंने आपको एक्सप्लेन, वो डेरिवेशन कर ही दिया, मतलब कैसे आया, एन वगैरह निकाला है, और तीसरी स्लाइड में वो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने वही निकाला था। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है पिद्दी सा, इसी फॉर्मूला बेस्ड, उसको कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए उसको देख लेते हैं। लिखा है सर्कुलर रेस ट्रैक, रेसिंग ट्रैक है सर्कुलर, ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। बैंकिंग है, दिख लिखा साफ। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी यहां फ्रिक्शन भी है, समझ गए, फॉर्मूला वही लगेगा, बिटवीन द व्हील्स ऑफ ए रेस कार एंड द रोड इज 0.2, देन
व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। एकदम बढ़िया, वी मैक्स निकालने को बोल रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आरजी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, या केवल म्यू लिख दें, स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोई फर्क नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, यानी वी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू रखना अगर आप शुरू करें, आर है जहां तक 300 मीटर, जी आप 10 ले लो, म्यू की वैल्यू कितनी लिखी है, 0.2, इसको 10 ले लो या 9.8 ले लो, मैं यहां 9.8 लिखता हूं क्योंकि जो मैं आंसर लिखूंगा वो मैच तभी करेगा। मान लो किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया तो मैच नहीं करेगा तो कह देंगे गड़बड़ है सवाल। प्लस 1015, और 1015 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, उधर दिया है देखो, तो 10 एक बार तो हमें लिखना ही पड़ेगा, 1015 नहीं समझ नहीं पाओगे, 1015 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 1015 डिग्री पावर हाफ। ये 1015 इसीलिए दिया रहता है, याद थोड़ी कोई कर पाएगा। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 300 इंटू 9.8, 0.2 प्लस 0.26, वैल्यू रख दी 1015 की, और 1 माइनस 0.2 इंटू 0.26, और पूरी अंडर रूट के अंदर है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो करीब करीब ये आ जाएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये v की वैल्यू यहां क्या बनेगी, अंडर रूट में मामला था तो v मैक्स जितना आप ले सकते हो वो है 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज दी v मैक्स जो आप इससे एक्वायर कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कार स्किड ना करे, इसकी कहानी तो समझ ली हमने, हॉरिजॉन्टल रोड है, फ्रिक्शन है, बैंकिंग फ्रिक्शन दोनों है, लेकिन कारें पलट भी तो जाती हैं। तो जिसे ओवरटर्निंग ऑफ कार बोलते हैं, टॉपलिंग ऑफ कार कहते हैं, पलटती हैं कारें। तो जो पलटती हैं उसकी चर्चा आप करेंगे, वहां थोड़ा हम लोग को विश्लेषण मैं करके दिखाऊंगा जो आपको थोड़ा मजेदार अंदाज में लगेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपने नोट किया, इसको आप नोट कर लें। तो चलिए आगे की बात करते हैं, ये नोट कर चुके होंगे आप। अब आ जाता है मामला, देखिए, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल या टॉपलिंग ऑफ व्हीकल। जब भी कार ऐसे जा रही होती है मोड़ पर, अगर उसने स्पीड ज्यादा की और उसको स्किड नहीं कर पाई, उसको फ्रिक्शन फोर्स या इतना मिल गया कि स्किडिंग नहीं हो सकती है, और mv²/r आपका ज्यादा जैसा दिखेगा, तो वो कार कभी कभी ऐसे पलट जाती है। पहले कौन सा पहिया उठता है, जो सर्किल की इनर साइड पर होता है। जैसे ये ऐसे मुड़ रही है, तो ऐसे मुड़ते वक्त पहले कौन सा पहिया उठेगा, ये सर्किल के इनर साइड वाला, और ऐसे टॉपल कर जाएगी या ओवरटर्न कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे जा रही है और ज्यादा स्पीड उसने बढ़ाई तो ये इनर वाला ऐसे हिस्सा पलटा और लुढ़क गई। तो ये ओवरटर्निंग का कंडीशन क्या है, यानी वी मैक्स हम कितना ले सकते हैं, कि कितनी स्पीड तक जाएं तो टॉपलिंग नहीं होगी, स्किडिंग तो नहीं हो रही है, टॉपलिंग भी ना हो या ओवरटर्निंग ना हो, है ना, इससे बचने के लिए। तो यहां जो मेथड लिखा है वो थोड़ा सा लंबा मेथड लगता है, मैं इसको एक छोटे तरीके से बताता हूं जो आप समझ पाएंगे। ठीक, काफी, ये देखिए इसका रिजल्ट है जो हमें याद रखना चाहिए, ये वी मैक्सिमम है। यही v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ए अपॉन एच हम लोग अभी कैलकुलेट कर देंगे। तो मैं एक स्लाइड एंटर करता हूं यहां पर, और टॉपलिंग या ओवर टर्निंग जो भी भाषा लिखी थी उसको करने का प्रयास करते हैं। तो ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल, गाड़ी पलटना, गाड़ी पलटना, समझ गए होगे ना, टॉपलिंग या गाड़ी पलट जाती है, जो जिससे आपको लगे कि भाई बिल्कुल वही बातचीतें चल रही हैं जो हम पढ़ते लिखते हैं। यहां पर ना थोड़ी, ये फ्लैट रोड है, यहां बैंकिंग नहीं लिया जा रहा है। अब इस फ्लैट, दो केस दिखाते हैं पहले, चलिए ऐसे बनाइए। अब ये जो रोड थी इसमें टायर है ये कार के, अब कार तो बड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी, बाकी कार है जो इधर
सर्कुलर रोड पे जा रही है, सपोज करिए ये ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ रही है, ये सर्कुलर रोड है, दिख गई ना आपको डायरेक्शन, थोड़ा इधर बनाए नहीं है अभी, ऐसे ही मूव कर रही है, तो ये ऐसे जा रही, ऐसे टर्न है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर घुमा देते हैं ऐसे टर्न कर रही है, तो ये पहिया पहले उठेगा। अब यहां पर हम जरा कुछ कलाकारी करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर देखिए जब ये ऐसे मुड़ेगी तो उस समय जब इसकी स्किडिंग नहीं होती है, सेफ टर्निंग विदाउट स्लाइडिंग या स्किडिंग, उस समय क्या होगा, इस पर ये जो इस वजह से जो मुड़ रही है, जो स्पीड दी है, इस वजह से इस पे एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ। तो ये बॉडी है कार की बॉडी कुछ मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे करके कुछ कार की बॉडी होगी। यहां पर मान लेते हैं वो पॉइंट जी है। जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसकी, जो आदमी बैठा है, जो कार बैठा है, सब लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर मास को हम कंसीडर कर सकते हैं सब कुछ। अब इस मास पर जो हमने कंसीडर किया है, यहां पर फोर्स क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल mv² बाई आर। ये कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल नॉन इनर्शियल फ्रेम लेके चल रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, तो ये फोर्स लग गया बाहर की तरफ। जब ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो इस वाले टायर पर, ये जो टायर है, इस टायर पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस पे कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा, ऐसे फोर्स लग रहा, तो इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये ज्यादा दबेगा, ये कम दबेगा। तो मैं यहां पर नॉर्मल रिएक्शंस लिखता हूं, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ले लीजिए N1 और इसका नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं N2, ऐसे दिखा दिया मैंने आपको। और ये जो G है, समझिएगा थोड़ा सा, ये G की सर्टन हाइट है इस रोड से, तो दिस इज, यहां से पकड़ाता हूं, दिस इज H, ये H है। और इन टायरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम लोग कितना, 2a, यानी यहां से यहां तक का A और यहां से यहां तक का भी A। ये कहानी मैंने आपके लिए बना दी। अब इस बात को देखते हुए हम लिखें सेफ टर्निंग, पहली वाली बात जो मैं कह रहा था जहां कलाकारी है, विथआउट स्लिपिंग, विथआउट स्लिपिंग या स्किडिंग या स्लाइडिंग, यानी बिना फिसले हुए ये टर्न कर जाए, वही जो पहले वाले कंडीशन निकाला था। तो वो कंडीशन क्या मिलेगी, यहां पर अगर हम बात, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में ले आते हैं, जब ऐसे चलेगी, ले देखे तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों लगेंगे अंदर, ही बाहर जाना चाह रही तो अंदर फ्रिक्शन फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर F1 और इस पे टायर पे दूसरा फ्रिक्शन F2। बात पकड़ में आ गई आपके। तो अब देखिए mv² अपॉन r की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए इधर वाले फोर्सेस कौन से हैं, F1 प्लस F2। तो ये देखिए यहां पर F1 प्लस F2, जैसे बहुत ही आसानी से बात पकड़ पाएंगे, टॉपलिंग के लिए अभी बात करेंगे। अब F1 की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू N1 प्लस म्यू इंटू N2, नॉर्मल रिएक्शन दोनों के अलग है। अब ये mv² बाई आर लिखा और म्यू कॉमन लिखा, N1 प्लस N2। ये N1 प्लस N2 क्या है बेटा, यहां पर ये है आपका है मास। दोनों रिएक्शन मिला के किसको बैलेंस कर रहे हैं, मास को। mg नीचे काम कर रहा है, mg बराबर है N1 N2 के, जो यहां पर mg मैंने अभी दिखाया नहीं, अगर दिखाना चाहो तो दिस इज mg, सब कुछ टोटल जो कहानी थी। अब यहां पर अगला कहानी लेते हैं, mv² बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू mg। ये देखिए m से m कट गया और v की वैल्यू क्या आ गई, v² इज लेस देन म्यू gr, या फिर आप कह सकते हैं जो v मैक्स है वो आपकी इक्वल हो जाएगी √gr से। ये पहले हमने जो निकाला था वो कहानी इस तरह चलती है। असल में टॉपलिंग ऑफ कार में ये बात हमें देखनी ही पड़ती है, इसलिए आपको बताया। अब क्या है कि ये स्किड तो नहीं करेगी, गाड़ी चल रही है, फिसलेगी नहीं, स्लिप नहीं करेगी, लेकिन पलटेगी कि नहीं। अब पलटने के लिए तो रोटेशनल डायनेमिक्स लगती है। अगर इसका मोमेंट ऑफ फोर्सेस या टॉर्क ऐसा आ गया कि इसको पलट दे,
मोमेंट ऑफ टॉर्क ऐसा है कि बैलेंस नहीं हुआ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो गाड़ी पलट जाएगी। तो यहां कहानी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो उसकी बात अब करते हैं। ज्यादा लिख दिया, इस फोटो को ही इस्तेमाल करने के चक्कर में है, तो मैं यहीं पे अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम या ओवर टर्निंग ना हो, तो सेफ टर्निंग विदाउट पलटना, विदाउट ओवर टर्निंग या कई किताबों में टॉपलिंग लिखा होता है, गाड़ी पलटने से मतलब है। तो यहां पर हम इस पहिए के किसी एक पहिए के अगेंस्ट में आप मोमेंट ऑफ फोर्सेस ले सकते हो। मैं इस पहिए के हिसाब से ले रहा हूं, ये इस पहिए को 1 बोल दो, इस पहिए को पॉइंट बोलना ठीक था, पहिया इसे बोल दो ए पॉइंट और इसे बोल देते हैं हम लोग बी पॉइंट। देख पा रहा होगा, छोटा सा लिखा है। अब मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी ले लो, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के अगेंस्ट में मोमेंट ऑफ फोर्सेस लेंगे, ये मोमेंट ऑफ फोर्सेस बराबर होने चाहिए, नहीं हुए तो बी के अराउंड ये गाड़ी पलटेगी। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस की कहानी क्या है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब ये लगभग पलटने की स्थिति में होगी, मतलब ये वर्ज पर होगी, तो इस समय ये रिएक्शन जाएगा खत्म, N1 खत्म, क्योंकि ये क्या करेगी, हल्की सी बस उठने ही वाली है, तो कोई प्रेशर रोड को दे ही नहीं रही होगी। जब रोड को कोई प्रेशर ही नहीं दे रही होगी, कोई वेट ही नहीं डाल रही होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कार जा रही है, ये पहिया बस उठने वाला है, लगभग जरा सा उठ गया कह लीजिए, उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी एट द टाइम ऑफ जस्ट ओवर टर्निंग, हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है ये N1, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि ये इस पे टच ही नहीं करेगी तो 0 हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकाल लीजिए, अभी मैं यही लिखना चाहूंगा जगह, वरना इस डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन कौन से, एक तो देखिए ये लग रहा है mv²/r, इसके अराउंड ले रहे हैं, तो mv²/r, और ये कितना है, h, यहां से डिस्टेंस h है, तो ये वैल्यू हो गई mv²/r इंटू h, ठीक। और ये हमारा जो टॉपलिंग ना हो, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, किस टॉर्क के, जो हमें लग रहा है ये mg वाला, तो ये mg इंटू a, ये देखिए mg है, ये डिस्टेंस यहां से कितना a, तो ये वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए mg इंटू a से। अगर ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो गई तो ये ऐसे पलट जाएगी। तो हमें क्या करना है कि ये जो पलटा रहा है वो छोटा हो, जो टॉर्क ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, वही बात यहां पे लिखी है। अब देखिए यहां पर हमारी बात बड़ी आसानी से समझ में आती है। m और m दीजिए काट, और v² की वैल्यू हो जाएगी rg/h, कोई बात छोड़ी तो नहीं है, a भी है, सॉरी, तो a का वैल्यू इधर है। अब यहां से v का मतलब है √RGA/h, और v कैसा है, दैट इज v मैक्सिमम, तो इक्वल हो जाएगा उस समय। ये देखिए इनइक्वालिटी थी, तो मैं लगा देता हूं इक्वल मतलब v मैक्स, और यही देखिए मैंने बहुत ही शिद्दत से आपको समझाया, ये जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला GRA/h आया है। तो आप याद तो फॉर्मूला जरूर करेंगे बेटा, GRA/h, टॉपलिंग का मतलब भी, लेकिन कहानी क्या हो रही है ये थोड़ा समझ लेना अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देके, जिससे कोई भी कलाकारी हो तो आप संभाल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपलिंग ऑफ कार का, गाड़ी पलटने का कंडीशन है कि कितना Vmax आप ले, इसको नोट कर लें, कितना Vmax आप ले सकते हैं।
तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं और ये वी मैक्स का मतलब हो गया √GRA/H। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। और थोड़ा सा आपको मैंने समझाया कि क्या कहानी होती जब भी किसी भी चीज के जब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा एक तो लीनियर इक्विलिब्रियम होता है कि वो खसक वसक तो नहीं रही हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और एक है पलट तो नहीं रही है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और लीनियर इक्विलिब्रियम ये दोनों ही जब होते हैं तो हम बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। वरना तो कोई चीज चल नहीं रही है लेकिन घूम रही है अपनी जगह, तो इक्विलिब्रियम नहीं है रोटेशनल। तो दोनों इक्विलिब्रियम के लिए दो वर्जिश करनी पड़ती है हमको। हम साइकिल की बेंडिंग में, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में ऐसा करके आपको फिर से दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक इक्विलिब्रियम आया दूसरा नहीं आया, मान लीजिए लीनियर नहीं आया तो फिसलेगी, और लीनियर आ गया रोटेशनल नहीं आया तो वो रोटेट करेगी, गिर तो दोनों दशा में जाएंगे आप। गिरने का मतलब समझ गए आप, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। फिर एक छोटी सी चीज और आगे देखते हैं बड़े प्यार से। तो यहां देखिए ये आप 12th में थोड़ा लगता है, वहां से आपको अंदाजा है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगता है वो QVB लगता है। QVB साइन थीटा होता है, थीटा 90 हो जाता है। तो QVB क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, इसको इक्वेट कर दीजिए तो रेडियस क्या हो जाएगी mv/QB। इस पे भी सवाल आए हुए हैं आपके यहाँ, बहुत ही पिद्दीकड़ी फॉर्मूला है लेकिन ध्यान रखिए, हो गया काम बस इसका, इतने बात ध्यान रखनी है। अब जब हम ऐसे टर्निंग पे जाते हैं तो रिएक्शन ऑफ रोड ऑन कार क्या होता है, ये भी बहुत आसान सी बात है, रेड कलर लेके समझाता हूं, बगल में लिखा तो है ही है। तो जब ये इस तरह के स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं जो कि कॉनकेव ब्रिज है और ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये आप पहचानते हैं। इस समय कार जा रही है, वर्टिकल से थीटा एंगल आपने बना के बैठे हुए हैं, तो mg देखिए नीचे काम कर रहा है। अब इसका एक कंपोनेंट आप लेंगे थीटा एंगल ये, तो थीटा एंगल ये हो जाएगा mg cos थीटा। रिएक्शन आप जानते हैं, ये ब्रिज को दबाएगा तो रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा। अब इसी को बैलेंस कर देते हैं हम, देखिए। और ये क्योंकि ये मूवमेंट कैसा है, सर्कुलर मूवमेंट है, तो mv² तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो घूम तो वैसे ही ना पाएगा ये। तो यहां पर r माइनस mg साइन थीटा, इस r में से ये अपोजिट है, r में से mg साइन थीटा घटाया और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई mv²/r के, हो गया इक्वेशन। और रिएक्शन क्या रहा r, इसको इधर जोड़ दीजिए तो दिस इज द रिएक्शन, कोई खास बात नहीं। अब उल्टी कहानी है जिसे आप बोल रहे हैं कॉन्वेक्स ब्रिज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए mg नीचे काम कर रहा है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये mg है, तो ये mg cos थीटा इधर लग गया। अब यहां पर इसको mv²/r अंदर की तरफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, r = mg cos थीटा प्लस mv²/r, यहां पे निकाल लीजिए आप जो यहां की बात की। तो mg cos थीटा देखिए, ये mg cos थीटा नीचे लग रहा था, माइनस r किया आपने, = mv²/r। तो रिएक्शन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर mg cos थीटा प्लस, ये प्लस है तो ये इधर जाएगा, ये नहीं प्लस नहीं है, ये mg cos थीटा रिएक्शन की वैल्यू की गई है, तो mg cos थीटा माइनस mv²/r आ गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मिल ही रहा था और उसकी वैल्यू निकल आई। यहां पर अगर आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि mg cos थीटा में रिएक्शन घटाया था तो हमको mv²/r मिला था, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस माइनस mv²/r। तो रिएक्शन जब भी कैलकुलेट करने हो बड़े प्रेम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली कहानी आएगी जिसे बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। जब आप साइकिल चलाते हैं, सर्कुलर रोड पर आते हैं तो आप झुक जाते हैं, इसलिए झुक जाते हैं जिससे आप सेफली टर्न कर सकें विदाउट स्लाइडिंग। तो उससे फायदा क्या होता है झुकने से, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो उसकी चर्चा करते हैं बेटा, आइए। अब यहां पर देखिए मैं इसको भी एक
अपने तरीके से आपको बताऊंगा, सरल लगेगा, थोड़ा समझेंगे और क्लीन मेथड रहता है। तो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट में कहानी कुछ इस तरीके की कि आप बेंड कर गए थोड़ा और ये आपका सर्कुलर मोशन का सर्किल बनता है और वगैरह वगैरह। और ये जी क्या है? जी वही है जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां पर आपका और आपके साइकिल का वेट मिलाकर इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो मैं यहां क्या करता हूं, जगह कम है तो एक स्लाइड इंटर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि बेंडिंग से आपको फायदा क्या मिलेगा। केवल बेंडिंग नहीं, यहां फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन एंड बेंडिंग बोथ। ठीक, तो मैं इसके बाजू में ही एंट्री मार देता हूं और यहां लिखता हूं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो जब साइक्लिस्ट आप बेंड होंगे तो क्या कहानी होगी, थोड़ा सा कोशिश करता हूं बनाने की फिगर। ये मान लीजिए रोड को जो मुड़ रहे थे ये साइक्लिस्ट साहब थे जो ये बेंड कर गए। तो मैं ऐसे बनाता हूं, ये साइक्लिस्ट है, दो एक्सेस बना रहा हूं, कलर बदल लूं तो थोड़ा बेहतर स्थिति हो जाएगी। और इस जगह पर यहां पर दोनों लोग का थोड़ा और बड़ा कर लें क्या, जिससे कि सफाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी फिगर में। और यहां पर इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं काम कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज जी। किसका? साइकिल और आदमी जो बैठा दोनों का इसी पे काम कर रहा है। मान लेते हैं उसका वजन जो लग रहा है, वेट, वो नीचे mg लग रहा है, कहीं तो लग ही रहा होगा। और ये एंगल जो वर्टिकल से एंगल बेटा है वो थीटा है। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब यहां पर ये जो बंदा बैठा है इसको एक फोर्स लगेगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई ये ऐसे बेंड किया है ना, ये रोड ऐसे है सर्कुलर, ये ऐसे सर्कुलर रोड पर चल रहा है, तो इस पे ऐसे सर्किल मार रहा है, तो इस पे एक फोर्स लग गया mv²/r। थोड़ा साफ लिख दूं, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बंदा जो आदमी बैठा वो उसके ऊपर ये लग रहा था। अब साथ में और फोर्सेस देख लेते हैं। यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, उसको मैं पीले कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज Fr। और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जो हमेशा, और बड़ा कर देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मल इधर चला गया, फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया, थीटा थीटा मैंने बना दिया। और ऊपर से क्या करिए कि G और O के बीच का डिस्टेंस यानी कितनी दूर है इसको h कंसीडर कर लीजिए, निकाल लेंगे आराम से। यहां से यहां तक की दूरी, दिस इज h। अब देखिए कहानी करते हैं। पहली बात लिखते हैं फॉर स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं, फॉर सेफ टर्निंग, नो स्लाइडिंग। तो नो स्लाइडिंग तो दोनों ही बात निकालनी पड़ेगी, ये लिखना यहां ठीक नहीं है। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन लिख देते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, सेफ, खिसके नहीं है ऐसे, है तो ट्रांसलेशनली, यार पहली वाली बात भी ठीक थी, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन या नो स्लिपिंग, क्योंकि टर्निंग तो इक्विलिब्रियम में आएगी, बात बराबर हो गई। तो टर्निंग के लिए देखिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है, mv² इधर लग रहा है, वही आपको ऑफर करेगा। क्या ऑफर करेगा? बैलेंस करेगा इसको। तो mv²/r, ये पहली इक्वेशन हो गई। देखिए दूसरी देखते हैं हम लोग, जो ये जो n है वर्टिकली लग रहा है, ये वर्टिकली mg नीचे लग रहा है, ये वर्टिकल मोशन को बैलेंस करेगा, वरना ये वर्टिकली मूव करता, कर तो रहा नहीं है। ये आपकी कहानी क्या हो गई, ये ना इस समय खिसक रही है, स्लाइड हो रही है, ना ऊपर नीचे जा रही है, इन दोनों ने काम कर दिया है हमारा। लेकिन क्योंकि अब इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, क्योंकि रोटेशनल में ये पलट तो सकती है ना, गिर तो सकती है, क्योंकि mv² लग रहा है, ये ऐसे पलट जाएगी साइकिल।
अगर ये तेज जाता है। तो फॉर नॉन पल्टिंग फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आप क्या करेंगे, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तभी पूरा इक्विलिब्रियम बनेगा आपका। नो ओवरटर्निंग, नहीं पलटेगी, नहीं पलटना। पलटने का मतलब समझते हैं ना, पलट जाए साइकिल। उस समय क्या होगा, उस समय हम दोनों के कहीं पर जी के अराउंड या ओ के अराउंड आप क्या करिए, मोमेंट ऑफ फोर्सेस ले लीजिए। मैं जी के यहां से कई फोर्सेस जा रहे हैं तो जी ही को पकड़ लेता हूं और लिखता हूं मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट जी। अब अगर ये बराबर है मोमेंट ऑफ फोर्सेस तो कोई पलटना नहीं होगा, अदरवाइज होगा। तो ये देखिए एन जा रहा है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस वन डिस्टेंस। तो अगर ये एच है, ये थीटा है, तो ये एच साइन थीटा हो जाएगा। ये देखिए परपेंडिकुलर है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो एच, तो ये इसका परपेंडिकुलर कितना है, एच साइन थीटा। इसी तरीके से ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, दिस इज एच कॉस थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ पाए होंगे। ये हमारा एच कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से ये एच साइन थीटा। आराम से शांति से समझ लीजिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या हुए, एन इंटू एच साइन थीटा इज इक्वल टू एफ आर इंटू एच कॉस थीटा। भाई मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है एन, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये फोर्स क्लॉकवाइज, दोनों बराबर होना चाहिए वरना घूम ही जाएगा। ये दोनों को कर दिया हमने बराबर, तो एच से एच बेटा कट गया। तो टेन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू आई फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। एक बहुत काम का हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। अब पहली दो इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन, मैं यहीं पे लिख देता हूं, पहली दोनों इक्वेशन से इसमें वैल्यू अगर पुट करें तो टेन थीटा, एफ आर की वैल्यू है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नॉर्मल रिएक्शन है एम जी के बराबर। तो एम से एम गया कट, तो ये वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देख पा रहे हैं क्या आप, यानी यहां से आप क्या लिख पाते हैं, टेन थीटा की वैल्यू होगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी अगर उसको सेफ तरीके से टर्न होना है तो कितनी वर्टिकल से बेंडिंग करनी पड़ेगी, उसको बेंडिंग करनी पड़ेगी टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। और दूसरी बात, फ्रॉम 3 एक और छोटी सी बात रह जाती है, वो भी कंप्लीट कर दूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यहां से टेन थीटा बराबर था एफ आर अपॉन एन, और एफ आर होता है म्यू एन अपॉन एन, एन एन कट गया, तो म्यू की वैल्यू यहां टेन थीटा के बराबर भी आ गई। तो ये दो रिजल्ट हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। समझ पाए टेन थीटा क्या है, कि वेलोसिटी उसकी कुछ उसने रख रखी है, उस वेलोसिटी के हिसाब से ये वैल्यू यहां देखिए आर जी आ रही है, तो जितनी बेंडिंग करे, कितनी बेंडिंग करे वो यहां निकल आएगा, जितनी भी स्पीड रख दें यहां पर, और उस हिसाब से टेन थीटा निकल आएगा। और ये क्या, म्यू बराबर टेन थीटा, यहां से भी म्यू की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, टेन थीटा के बराबर। तो ये वर्किंग काफी आसान लगती है, ध्यान रखिएगा, और आपको हमेशा फायदा करेगा फिजिक्स में, नीट में मजा आ जाएगा कि किसी भी चीज का कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ट्रांसलेशनल मोशन भी ना हो, इधर भी ना भागे एक्स, वाई भी ना भागे, और घूमे भी ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, तभी कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसकी कंडीशन लगाते रहिए, हर जगह वही लगाते रहिए, वो तो कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, चलिए अगली बात देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा न्यूमेरिक, ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है जो यहां पर समझाई गई है, तो इस वाली अप्रोच को आप ना फॉलो करें, और क्योंकि इस अप्रोच में फॉलो, कहां पहुंच गए यार, हमने बटन तो कुछ और दबाया था, पीछे का दबा दिया था क्या, हाँ, तो अरे कैसे हो गया ये आपका बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, ये आपका जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद बेटा ये थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाई थी ऑलरेडी,
हम लोग समझ चुके हैं। तो इस थ्योरी को इस तरह पढ़ेंगे तो काफी उलझन महसूस होगी। जैसे मैंने बताया है वैसे आप कर सकते हैं। ये दो जगह ये कॉपी हो गया मुझे, नहीं दो जगह कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या ये? अभी तो सही है। खैर चलो आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से दो स्लाइड क्यों दिख रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं और आगे बात को समझते हैं। ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग A cyclist speeding at 6 meter per second in a circle of radius 18 meter makes an angle theta with the vertical direction से theta angle बना रहा है। Determine the value of theta, also determine the minimum possible value of coefficient of friction between the tires and the ground। कितना मिनिमम फ्रिक्शन रहे। तो पहली बात करते हैं, जैसा हमने सीखा था कि टेन थीटा की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी कितना है 6 इंटू 6 और ये आर है 18 मीटर और जी को ले लीजिए 9.8। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2041। थीटा कितना आ गया, 10 इनवर्स 0.2041। ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा यहां से थीटा इज इक्वल टू 11 डिग्री 32 मिनट। ये जो वैल्यू आएगी ये आप याद नहीं करेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो ही लिखेंगे, वरना यहीं छोड़ देंगे, ऐसे ही मैच करा देगा एबीसीडी। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितने के बराबर होनी चाहिए, म्यू बराबर टेन थीटा। भी हम लोगों ने देखा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेन, इतना तो कम से कम चाहिए, नहीं तो पलटेगा। तो ये रही वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर, क्योंकि टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी था, और ये वैल्यू है 0.241, यानी म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0.2041। तो ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया। बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। और अगला हम लोग करेंगे कोनिकल पेंडुलम। हर केस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप नोट कर चुके होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए कोनिकल पेंडुलम आ गया। अब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जैसा आप फोटो में समझ पा रहे हैं, इसको रिजिड पॉइंट से बांध दिया, धागे से लटकाया किसी बॉडी को, पेंडुलम को, और ऐसे मोशन कराने लगे। आप देख रहे हैं ना कैसे मोशन, कोन से ये कोन बन रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। तो इस मोशन को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि पेंडुलम मोशन कर रहा है। एक तो ऐसे ऐसे करता है, वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कोन वाला शायद हमारे दिमाग में उतना नहीं है। तो इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम कितना होवेगा। तो थोड़ी यहां मैं वर्किंग करने की कोशिश करता हूं, स्लाइड में पीछे लिखा ही है। तो यहां कुछ फोर्सेस दिखा देता हूं पहले आपको। यहां पर देखिए, ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो मास ये है, तो mg नीचे एक्ट कर रहा होगा और इसमें टेंशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, स्ट्रिंग में। ये थीटा, तो ये एंगल ऑल्सो थीटा। ये हो गया t cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो गया t sin थीटा। बात आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं t cos थीटा को mg बैलेंस कर रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं t cos थीटा को बेटा mg बैलेंस कर रहा है। और पहली इक्वेशन क्या है, t sin थीटा। t sin थीटा हमें यहां पर अगर इसी के ऊपर हम बैठ जाएं तो mv स्क्वायर बाई आर बाहर लग रहा होगा, या हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो हम क्या महसूस करेंगे, t sin थीटा सेंटीपीटल फोर्स दे रहा है। तो ये t sin थीटा की वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गई। इसे इक्वेशन कह रखा है 1 और 2 कह सकते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा देखते हुए। अब क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन से v निकालें। अगर हम इसको डिवाइड कर दें फर्स्ट अपॉन 2, तो ये आ जाएगा देखिए टेन थीटा, और यहां आ जाएगा mm कटेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां देखिए अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। एंगुलर स्पीड इससे क्या हो जाएगी, ओमेगा, तो ओमेगा होता है v अपॉन आर। ये देखिए ये
घूम रहा है ना सर्किल में, तो सर्कुलर मोशन के लिए v इज टू आर ओमेगा होता है। तो v इज टू आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर। v था हमारा रूट आर जी टेन थीटा अपॉन आर। इस आर को आप रूट में ले लीजिए अंदर, तो आर जी टेन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर, एक आर को मार दिया तो वैल्यू कितनी हो गई, जी टेन थीटा अपॉन आर। ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड का जिक्र करते हैं, थोड़ा सा मुझे ऊपर लेना होगा। तो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू, ऑफ पेंडुलम तो समझ ही रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपका टाइम पीरियड होता है, ये आप समझते हैं। तो वैल्यू लिख दीजिए, 2 पाई तो हमको मालूम था बेटा जी, ओमेगा हमने यहां से निकाला है। तो ये वैल्यू जब आप रखेंगे, तो मैं इनटू कर रहा हूं इसको पलट के, इतना तो समझते ही होंगे ना आप, या मैं लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जी टेन थीटा अपॉन आर, तो इसको आप अब पलट लीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन ये जी लिखेंगे, और इसको साइन थीटा लिख दो, और अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर कर दो। इस टैन को हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, बहुत ही सरल चीज, कि आर की वैल्यू एल के टर्म में क्या है, दिस इज रेडियस, दिस इज एल। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, हमारे ख्याल से व्हाइट ले रखा है, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ये देखो पकड़ पाए हो कि नहीं, यहां पर ये एल है, ये थीटा है, तो इसका ये परपेंडिकुलर है जो कि एल साइन थीटा हो जाएगा। तो आर ही तो है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू एल साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो ये यहां पर लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट आर की जगह एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा गया कट, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पर, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड यही याद रखना है आपको। तो मैं यहां लिख देता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये आपको याद रखना है। बाकी ये पूरी कहानी एक बार समझ लेंगे, किसी भी तरह का कोई ट्विस्ट आएगा आप सब संभाल लेंगे। ठीक, फॉर्मूले तो याद करना है, लेकिन ये नहीं कि बिना समझे हम फॉर्मूला गोद डालें, तब तो कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना हम समझ ही नहीं पाएंगे। फिजिक्स में ये इंटरेस्टिंग बात है, समझना ज्यादा है, याद कम करना तो याद है ही, फॉर्मूले नहीं याद करेंगे चलेगा कैसे, लेकिन समझना भी है, तभी उसको बढ़िया से अप्लाई करेंगे, वरना न्यूमेरिकल निकलेंगे नहीं आपके, आप समझ ही नहीं पाएंगे लगाएं कहां इसको। स्टैंड स्टिल, कई लड़कों के साथ ऐसा होता, पढ़ने के बाद रुक जाते हैं, अब करें क्या इसमें, इसीलिए क्योंकि ये पिक्चर उनके दिमाग में नहीं बन रही है। तो जब आप इसको थोड़ा समझ के करेंगे, पिक्चर बना के करेंगे, तो इट विल हैपन। तो इसको आप यहां पर मैंने जो बताया आप नोट कर सकते हैं, ऊपर से दिखा दूं, इसी में दूसरी स्लाइड में ये कहानी लिखी थी मैंने हाथ से इसलिए की, जिससे शायद आप थोड़ा बेहतर तरीके से इसको पकड़ पाए। इस पे एक न्यूमेरिकल है, उसको भी लेने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं। और भी केसेस अभी हैं जिसको हम लोग हैंडल करने वाले हैं। ये आ गया था फॉर्मूला जो यहां पर हमने पीछे डेराइव भी कर दिया था, और अब इस पे एक न्यूमेरिकल है जिसको करेंगे, जो बहुत ही आराम से हो जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज रिवॉल्व्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल एक्सिस के दौरान इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल सर्किल। बात आप समझ गए होंगे, कहानी यहां पर क्या है। ये एंगल ले लेते हैं थीटा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, और फिर हम लोग ये सेंटर ले लेते हैं इसका, और बातचीत देख लेंगे। विद द एंगुलर स्पीड 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा हमको दे रखा है, लिखी लो,
60 RPM यानी 60/60 RPS यानी 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फाइंड ए लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड पहले ओमेगा निकाल लें, ओमेगा दिया ही है, तो लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने ओमेगा लिखा है 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ओमेगा ऐसे भी लिखते हैं और रेडियन फॉर्म में भी लिखते हैं। तो रेडियन फॉर्म में क्या रहा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n, मतलब 2 पाई और कितने चक्कर लगाए थे, 1, तो इसको लिख दोगे 2 पाई। अब वैल्यू आ गई रेडियन पर सेकेंड में, बढ़िया। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पहली बात देखे लीनियर स्पीड, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर रेडियस कितनी है, ये देखिए ये रेडियस की मामला है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो 0.50 मीटर में ले लिया और ओमेगा ले लिया 2 पाई। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल बचेगा पाई, विच इज इक्वल टू 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला तो आंसर खट से आ गया जो आप देख पाए हैं। दूसरी बातचीत देखते हैं, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होता है, सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन होता है v²/r। v हम निकाल चुके हैं जो कि पाई था या 3.14 था का स्क्वायर, और रेडियस कितनी थी 0.5। अप्रोक्सीमेटली ऊपर वाले को अगर 3.14 का स्क्वायर अगर 10 मान लें तो 10/0.5 ये करीब करीब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका सेकंड वाले का आंसर आ गया। तीसरा वाला देख लेते हैं। तो द एक्सेलेरेशन हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। देखिए यहां पर जो टेंशन लग रहा है, टेंशन तो ऐसे लगेगा टी, आप जान ही रहे हैं, और यहां से थीटा ये लोगे तो दिस इज वर्टिकल टेंशन जो कि है टी कॉस थीटा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल टेंशन है जिसे आप लिख रहे हैं टी साइन थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल टेंशन की बात कर रहे हैं जो आपको सेंटीपीटल फोर्स मुहैया करा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन, तो उसकी वैल्यू हो गई TH बराबर mv²/r। भाई यही तो आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ये टी साइन थीटा के बराबर, थीटा हमको दिया नहीं है, तो अगर दिया होता तो टी तब भी ना निकाल पाते क्योंकि टेंशन दिया होना चाहिए किसी के लिए। खैर अभी देखते हैं। तो इसको टी अगर निकालना है तो mv²/r के बराबर कर सकते हैं, और वैल्यू पुट कर दीजिए। जीरो मास कितना है 200 ग्राम, तो 0.2 और v²/r AC 20 यहां से निकाले हो तो इसको लिख दीजिए 20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन। ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन इंटरेस्टिंग, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रिंग इज ब्रोकन, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो देखिए होगा क्या, जैसे ही टूटेगी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, ये सीधे निकल जाएगा। यानी यहां पर होगा क्या, यहीं बना दें ऐसे, ये जो चक्कर ऐसे लगा रहा था वो यहीं पर वेलोसिटी v बनाता हुआ आगे निकल जाएगा, क्योंकि उस समय सीधा कोई भी हमारा स्ट्रिंग इज ब्रोकन, कोई भी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग टूट गई है, तो सीधे ये टेंजेंशियली v बनाता हुआ आगे चला जाएगा। तो ये सवाल हो जाता है। अगली बात देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। इस सवाल को फिर आगे की बात करते हैं हम लोग, जिससे सारी चीज कंप्लीट कर सकें। थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखिए ये कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सारे केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पूछे जाते हैं। डेथ वेल और रोटर। डेथ वेल को हम बोलते हैं मौत का कुआं। तो जो मौत का कुआं होता है, आप देखिए उसमें क्या होता है कि जो कुआं बना होता है लकड़ी का या जिसका भी, उस पे कोई बंदा मोटरसाइकिल चला रहा होता है, तो कुआं हिल नहीं रहा होता, कुआं थोड़ी घूमता है, वो मोटरसाइकिल तेजी से घुमाता है, तो बंदा इज डूइंग सर्कुलर मोशन।
और रोटर में क्या होता है, रोटर में बंदा खड़ा होता है और कुआं घूमता है। समझ पा रहे हो ना? लेकिन दोनों में फंडा एक ही अप्लाई होगा। तो ये कहानी है डेथ वेल की, जो आपको रेड कलर लेना चाहूंगा। यहां पर जो बंदा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका वेट नीचे काम कर रहा है बेटा, mg। तो इस mg को संभालेगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स। इसके नीचे का कोई इस पे है थोड़ी, ऐसे गोल गोल घूमता है। इसको फ्रिक्शन फोर्स, ये जो F है, ये इसको बैलेंस करता है इन केस ऑफ डेथ वेल। इन केस ऑफ रोटर, रोटर में ये घूमता है, बंदा रुका है, तो जब वो घूम रहा है तो इसको भी mg को कौन संभालने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन तो बन ही रहा है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है। तो यहां पर दोनों ही केस में वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? mg। केस दोनों का एक ही हो गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन तो mv²/r है इन बोथ द केसेस, क्योंकि n कितना है, सही सेंटीपिटल फोर्स मुहैया करा रहा है, तो ये है mv²/r। इसी केस में यहां इसको आप क्या लिख सकते हैं? mr⍵²। ये हम पहले से जानते थे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो हमारी म्यू एन के बराबर मैक्सिमम या छोटी हो सकती है। तो म्यू एन का मतलब क्या हो गया? यहां बात करें अगर हम लोग mg, तो mg की वैल्यू हो गई, जिसे लिखेंगे mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू mv²/r। तो ये म्यू, जो म्यू की वैल्यू है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होता है, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन सीधे ही ले लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। FL जो होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन के, यानी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg काम कर रहा है। ये बात हम पकड़ पाए होंगे। अब ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? ये mg को बैलेंस कर रहा है। और ये कहां से मिलेगा? ये हमको मिलेगा नहीं, यहां सॉरी, mg के बराबर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तो mv²/r है, तो इसको हमने लिखा mv²/r। एंड यहां पर देखिए mg नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन तो mv²/r है, तो ये वैल्यू हो गई म्यू mv²/r। और अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg से हमारा बड़ा होना चाहिए। अब यहां पर यहीं पर लिख लेते हैं कि दिस फ्रिक्शन फोर्स या दिस फ्रिक्शन म्यू mv²/r की वैल्यू या तो बराबर हो या बड़ी हो किससे? वेट से, तभी इसको बैलेंस कर पाएगा। अगर छोटी हो गई तो वेट नीचे और धड़ूम से गिर जाएंगे। म्यू m को दीजिए काट, तो v² कितना आ गया? rg/म्यू। तो सेफ स्पीड क्या रही यहां पर? सेफ स्पीड या मैक्सिमम स्पीड, आप जो भी बोले, वो रही यहां पर √rg/म्यू। और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी को आर मैक्स या कभी कभी हम लोग सेफ स्पीड भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू खटाक से निकल आई। इसी का कहानी मैंने अगले पे कर रखा है जो आप देख सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इन द केस ऑफ डेथ वेल या मोटर एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये यहीं पर यहां पर दिखा था, देखिए ये फॉर्मूला हमारा यहां पर निकल आया जो उन्होंने पीछे डराइव किया या समझा है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं है। इन रोटर, रोटर का मतलब सिलेंडर घूम रहा है, बंदा रुका हुआ है, लेकिन बैलेंस तो वो mg करेगा ही। फ्रिक्शन फोर्स रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेस एंड ए पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड। पहले इसके नीचे एक उसके खड़े होने के लिए पटरा लगा हुआ था, अब जब स्पीड पर्टिकुलर आ गई तो पटरा हटा लिया गया और हमने देखा कि वो बंदा गिर नहीं रहा है। एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विथआउट एनी फ्लोर। उसके नीचे कोई जमीन नहीं, फिर भी टिका हुआ है मैदान में। रोटर की कहानी। इफ द रेडियस ऑफ द रोटर इज 2 मीटर and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, find the minimum speed at which the floor may be removed। यहां जो लिखा है ये v max नहीं है, ये v minimum है इस समय बेटा।
ये सेफ स्पीड है, वी मैक्स नहीं है। इससे ज्यादा अगर स्पीड रखेगा तो और ज्यादा उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन फोर और स्ट्रांग होगा। तो दिस इज नॉट वी मैक्स, इसे वी मिनिमम कह सकते हो। इतना हमको चाहिए वरना वो लुढ़क जाएगा। इससे ज्यादा रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है, एन बढ़ रहा है तो म्यू भी एफ भी बढ़ रहा होगा। तो ये सेफ स्पीड, इससे कम नहीं रख सकता है, इससे ज्यादा रखेगा तो कोई तकलीफ नहीं है। तो फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड। हमने पीछे से फॉर्मूला देखा था, अभी डिराइव किया था, आर जी अपॉन म्यू एस। बस खटाक से लगा दीजिए, 2 इंटू 10 अपॉन 0.2, 10 मीटर पर सेकेंड वी मिनिमम है या सेफ स्पीड है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको आप नोट कर लें बड़े प्यार से, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका जो इसमें सर्कुलर मोशन में एक केस जो और बनता है, बाकी वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्किल हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ये भी देख लेते हैं फटाफट। यहां पर क्या, मोशन ऑफ ए ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है ऑन फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर है, इस पर ये ब्लॉक है और ये सरक रहा है नीचे। तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी पॉइंट बी पर ये आके इससे फिसलना छूट गया, गिर पड़ा यहां से, इससे कांटेक्ट लूज कर गया। ए ब्लॉक इस हेमीस्फीयर से बी पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर जाता है। तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है और यहां से इसकी हाइट कितनी है, ये सब जानने की हम कोशिश करते हैं। वो हम फटाफट यहां पर निकाल देंगे। तो देखिए यहां पर जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहां पर और यहां पर। तो मैं यहीं करके अगर आपको दिखा दूं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना ही बेहतर होगा, फोटोग्राफ सामने रहेगी। तो यहीं पर मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं जिससे बात समझ में आए। तो पहले तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं उसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। mg cos थीटा, देखिए यहां पर वजन काम कर रहा है इस जगह, mg, ये क्या कहानी क्या है, एट b। तो mg cos थीटा, mg लग रहा होगा नीचे, इसका कंपोनेंट एक लग गया इस तरफ, ये mg cos थीटा है। तो mg cos थीटा में नॉर्मल रिएक्शन घटा देंगे। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। और ये जो बचेगा वही mv स्क्वायर बाई आर दे रहा होगा। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तभी तो यहां तक ये सर्कुलर मोशन किया है, वरना लुढ़क जाता। अब जब कांटेक्ट लूज होगा, कांटेक्ट, कलर को बदले नहीं दिखेगा, नहीं, कांटेक्ट लूज हो गया या वो वहां से छोड़ दिया कांटेक्ट, तो बी पॉइंट पर n बराबर 0। जब इसको टच करना छोड़ देगा तो नॉर्मल रिएक्शन, तो कांटेक्ट फोर्स से जब कांटेक्ट ही छूट गया तो काहे का नॉर्मल रिएक्शन, n खत्म हो गया। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दी। उस समय हमारा mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर रहा जब ये कांटेक्ट लूज किया है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं फॉर पॉइंट A and B, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या लिख सकते, मैं पहले यहां लिख देता हूं, जगह मिल रही है, KE एट पॉइंट A प्लस PE एट पॉइंट A इज इक्वल टू KE एट पॉइंट B प्लस PE एट पॉइंट B। वैल्यू लिख दीजिए, यहीं पे रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी टॉप पर कितनी थी, कुछ नहीं थी, सरकना शुरू हुआ था। बाकी कितनी थी, mgr, r इसका रेडियस है, ये समझ रहे होंगे, तो इतनी हाइट है तो mgr। काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या मिली, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, तो जितनी हाइट बची है आपकी, तो यहां पर देखिए पूरी आपने r लिया था, ये हाइट आपने h ली है, ये हाइट आपने h ली है। तो इस समय यहां पे एनर्जी क्या लिख देंगे, mgh, दिस इज mgh।
एच। अब यहाँ v के लिए m देखिए कट जाएगा, तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी √2g r-h। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि जब ये कांटेक्ट लूज कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हुई, तो आपको एच आर मालूम होना चाहिए, रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का और कितनी हाइट पर इसने कांटेक्ट लूज किया है। अगर आपको ये मालूम है तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अब यहां पे फ्रॉम द फिगर आप देखें, फ्रॉम द फिगर हम ये कह पाएंगे एच की वैल्यू आर कॉस थीटा है। कैसे है, देखिए यहां पर ये हमारा देखिए आर है, ये एच है, तो ये इसका बेस है, तो एच कॉस थीटा हो, आर कॉस थीटा हो गया। दिस इज आर, ये आर है, ये थीटा है, तो बेस है ना, तो दिस इज आर कॉस थीटा जो कि एच के बराबर है। तो ये बात मैंने लिख दी, एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो आप समझ गए। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v जो वहां से निकाली है एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन 2 एंड 3 से यहां से इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहां पर आप कॉस थीटा देखोगे तो कॉस थीटा h बाई आर आपको मिलेगा। तो आपने इन दोनों की वैल्यू ये पहली इक्वेशन में आपने पुट कर दी है उठा के। तो यहां से h ये इस इक्वेशन के अंदर mg cos थीटा बराबर इतने में, ये देखिए आपने लिखा mg cos थीटा का मतलब था h अपॉन आर, यहां m आ गया, r आ गया, v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी इंटू 2g r माइनस h। ये वैल्यू आपने लिख दी, रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए h, क्योंकि ये देखिए m गया कैंसिल, g से g भी गया कैंसिल, बहुत आराम से आप, और r भी निपट गया। क्या वैल्यू बची, यहां वैल्यू बची h इज इक्वल टू 2r माइनस h। तो यहां से h कितना आया 2/3r। इसको आप याद कर लें। अब जहां पे कांटेक्ट लूज हो रहा है, ये एक और फॉर्मूला है इन केसेस के लिए जहां पर आपको हाइट कितनी होगी 2/3r, जब फ्रिक्शनलेस मामला है। और कॉस थीटा की बात करो अब, तो कॉस थीटा की बात थी एंगल कितना है फ्रॉम वर्टिकल, तो h बाई आर होता है, यानी h बाई आर का मतलब हो गया 2/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई cos इनवर्स 2/3। तो ये देखिए पूरी बात कंप्लीट हो गई। तो ये क्या था, हेमिस्फीयर के ऊपर कोई ब्लॉक अगर फिसल रहा है तो कहां पर वो कांटेक्ट छोड़ेगा और यहां छोड़ेगा, और उसकी कितनी स्पीड होगी, कितना वर्टिकल से एंगल बना, ये सेंटर से जो एंगल बन रहा थीटा, ये कितना एंगल होगा, यही बातें पूछी जाएंगी। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, जिससे कि मैंने सारे केसेस, कोई भी केसेस बेटा छोड़ा नहीं है, जिससे आपको सुविधा हो बातों को समझने में। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा इतना। मैं और आगे इसको बढ़ा देता हूं यहां तक, जिससे कि पूरी बात आपके सामने आ जाए और बातों को समझ पाएं। तो आप फॉर्मूले तो याद करेंगे ही ये, लेकिन इसको समझ भी, यही इसी का पूरी कहानी इधर छपी हुई है जो मैंने यहां करके आपको दिखाई। तो फॉर्मूले जरूर याद, बिना फॉर्मूले तो तेजी से सवाल निकलते नहीं है, वो तो याद करेंगे ही, लेकिन थोड़ा ये भी समझेंगे कि घटना घट क्या रही है, तभी न्यूमेरिकल निकालने में आप सक्सेसफुल होंगे और फिजिक्स से डर दूर हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजी है सब, लॉजिक पकड़ लीजिए, मैं आपको डिटेल तरीके से बताता जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए जो मैंने आज पढ़ाया है
तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। सारे केसेस कवर है। इसका एक अंतिम पार्ट आएगा अगले वीडियो में, जिसमें वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्किल होगा, उसको भी डिटेल तरीके से समझेंगे, पूरी चीज क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले के वीडियो आपको देखने हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीक्वेंस से थोड़ी मेहनत कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।